Hello, everybody. Is tax planning an investment strategy a tension for you? Are you still not able to find a way or a video on how to save your tax? Or are you confused in what are the possible ways of investing your money in order to save your tax liability? Or what is the best possible way to invest in order to get the maximum returns? If yes, then congratulations, you have reached the correct place. I, Udam Shra, welcome you all in this single digestible video in which I will explain all the schemes, options and investment strategies that are available to minimize your tax liability legally. इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं, कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस और स्कीम्स अवेलेबल हैं आपके पास जिससे आप लीगली अपना टैक्स बचा सकते हैं। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि सर कितना इनकम पे हम टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा और आपको समझाऊंगा कि इवन 13 लाख रुपए की इनकम के बावजूद भी आप ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, जिससे यू विल हैव टू पे जीरो टैक्स लायबिलिटी। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, एज आई मैंशनड अर्लियर, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज हो। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दैट कम्स इज़ टैक्स स्ट्रक्चर डिसाइड करने का, कि आप नए टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं। उसमें क्या फैक्टर्स होंगे जो हम कंसिडर करें कि हम कौन सा स्लैब चूज़ करें। उसके अलावा हम आपको आगे बताएंगे कि क्या क्या इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम टैक्स सेविंग। आफ्टर दैट, एट द एंड ऑफ द वीडियो हम कैलकुलेशन चेक करेंगे कि कितनी इनकम पे 13 लाख, एज आई मैंशन, 13 लाख से ज़्यादा इनकम पे भी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके आपकी टैक्स लायबिलिटी हो सकती है ज़ीरो। हम बात कर रहे थे टैक्स को सेव करने की, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी कंसिडर्ड, कि हम कौन सा टैक्स स्लैब सिस्टम चुने, हम न्यू वाला चुने या ओल्ड चुने। ये न्यू और ओल्ड क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर 2021 से हमारे पास ऑप्शन है कि हम दोनों में से कोई भी स्लैब चुन सकते हैं अपनी टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल हेल्प अस डिसाइड कि हम कौन सा स्ट्रक्चर में जाएं, पुराने में या नए में। तो फर्स्ट ऑफ इट इज इनकम। आपकी कितनी इनकम है, आपके कौन से स्लैब रेट में आप फॉल करते हैं। सेकेंड चीज इज द क्वांटम एंड द अमाउंट ऑफ डिडक्शंस दैट यू हैविंग। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास अगर आपने हाउसिंग, the second thing is the quantum or the amount of deduction available to you. For example, अगर आपने हाउस पे लोन लिया हुआ है, so the amount of interest and the principal you are paying will come under section 80C, वो आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी। ऐसे ही आपने और आपके क्या है, आपकी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट आपने करी हुई है, या फिर आप रेंट दे रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सैलरी में डिडक्शन कुछ हो जाती है। ऑल दीज फैक्टर, ऑल दीज डिडक्शंस दैट आर अवेलेबल टू यू, सेकंड फैक्टर इज दिस। सो द पॉइंट टू कंसिडर इज हाउ वी टेक द डिसीजन। तो हम कैसे डिसाइड करें हमारे को कौन सी स्कीम में जाना है। उसके लिए देखना है कि अगर हमारे पास डिडक्शंस की वैल्यू ज़्यादा है, हमारे पास डिडक्शन अवेलेबल ज़्यादा है, तो हमारे को ओल्ड स्लैब स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपना रेंट दे रहे हैं, या फिर और आपकी एटीसी और आपका ईपीएफ वगैरह और आपकी कई सारी इन्वेस्टमेंट हो रखी हैं, उसके काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट हो रखी हैं, तो यू शुड गो फॉर द ओल्ड सिस्टम इंस्टेड ऑफ न्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, न्यू में आपकी कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होती है। तो हमारे लिए ओल्ड स्ट्रक्चर ही बेटर रहेगा, स्पेशली उनके लिए जिनकी इनकम भी थोड़ी हाई है और उनके पास डिडक्शंस भी अवेलेबल हैं क्लेम करने को। आफ्टर दैट एक पॉइंट हमने देखा था कि आपकी टाइप ऑफ इनकम क्या है, सैलरी है या बिजनेस है। तो अगर आपकी सैलरी है और आप आज ओल्ड टैक्स में आप ऑप्ट कर लें और अगले साल सोचें कि आप चेंज कर पाएं, तो आप चेंज कर पाएंगे। बट इन द केस ऑफ बिजनेस, अगर आज आपने डिसीजन ले लिया, आपको नेक्स्ट ईयर भी वही टैक्स स्लैब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी टैक्स की। सो आफ्टर चूजिंग द टैक्स स्ट्रक्चर कि आप ओल्ड में जाएं या न्यू में जाएं, नेक्स्ट थिंग टू कंसिडर इज हाउ टू सेव द टैक्स। कहाँ कहाँ हम कैसे पैसे इन्वेस्ट करें। Now we will study what is the new tax slab system. What are the things that are available here and what are the things that are taken away from us. So first we will see what are the things that are not available, which are taken away from us. Our very own deductions under section 80C to 80U are not available in the new tax slab system. Yes, that's very sad. So you cannot opt for 80C. आप जो आप पुरानी डिडक्शंस लेते थे 80C, 80D, 80TA वगैरह सारी कुछ को छोड़ के, वो सारी आप यहाँ ऑप्ट नहीं कर सकते। 80TTA नहीं कर सकते, C नहीं कर सकते। दीज आर द लिस्ट, ये सब आप ऑप्ट नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है 50,000 की, दैट यू कैन नॉट ऑप्ट हेयर। 50,000 standard deduction you cannot opt here.
No deduction of the interest of housing loan under section 24, जो up to 2 lakhs that is available housing loan का interest new slab में आप opt नहीं कर सकते. No HRA, no leave travel allowances are allowed. फैमिली पेंशन अंडर सेक्शन 57 जो अप टू 50,000 होती है वो भी आपसे छीन ली गई है. अदर डिडक्शंस विच आर अवेलेबल, जो पहले अवेलेबल ओल्ड स्लैब में होती थी बट नए में नहीं होती, अदर आर दीज वंस that you can see. Other deductions, these are not available. So हमने देखा क्या क्या चीज हम न्यू स्लैब में नहीं ले सकते. Now we're going to see what is available in the new slab system. So only deduction that is available is NPS, National Pension Scheme, under section 80 CCD subsection 2, that is up to the 10% of the basic salary plus DNS allowances, and section 80 JJAA. So as I told you earlier, if you are having substantial amount of deductions available, then you should go for old tax system instead of new, क्योंकि new में हमारे को deductions available बहुत ही कम है. that मैंने आपको बताया. So let us now move on to the old tax slab structure and see what are the various deductions that are available. And so if we talk about the old tax slab system, the deductions that are available are the first thing is the standard deduction under salary that is available in this old system. So the next thing is HRA. HRA गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है that this is the maximum limit, आप इतना HRA कर सकते हैं. It solely depend upon your salary. तो आफ्टर द स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वालों के लिए नेक्स्ट ऑप्शन रहता है HRA, जो आप क्लेम कर सकते हैं जो भी आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग अमाउंट हो. नेक्स्ट एक छोटी सी एडवाइस मैं देना चाहूँगा. क्या होता है, कुछ लोग होता है जो अपने पेरेंट्स के घर पे रहते हैं. सो यू कैन ऑल्सो पे रेंट टू योर पेरेंट्स ऑल्सो. फॉर दैट आपको अपने बैंक से उनको अकाउंट में बैंक से ट्रांसफर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स. एंड इफ यू वांट एक आप रेंट डीड बनवा लें. चलिए आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है होम लोन. आपने अपने घर बनवाने के लिए सब फॉर एग्जांपल लोन लिया हुआ है एंड यू आर पेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट. दैट प्रिंसिपल अमाउंट इज डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C. फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम 80C का जो अमाउंट होता है दैट इज लिमिटेड अप टू 1.5 lakhs. तो 80C के आगे हम जितनी भी चीज डिस्कस करेंगे उसको क्लब करके मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए की अमाउंट क्लेम कर सकते हैं. लोन की बात कर रहे थे तो लोन का प्रिंसिपल आ गया 80C में. नेक्स्ट हम आते हैं इंटरेस्ट पार्ट की. इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं लोन के ऊपर दैट इज डिडक्टेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें अंडर सेक्शन 24 आपको डिडक्शन दे दी जाती है. अब व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डिडक्शन, आपको उस एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम अप टू 2 लाख तक का इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी. कैसे डिडक्शन मिलेगी, आपकी इनकम को कम कर ली जाएगी. तो इस चीज में मैं आपको आगे की कैलकुलेशन के लिए बता के चलूंगा. ये राइट साइड पे जो है ये हम देख रहे हैं कितना हमारे को बेनिफिट हुआ. स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए हमारे को 50,000 का सैलरी वाले को बेनिफिट हो गया. HRA का बेनिफिट हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते बट इट डिपेंड्स अपॉन द सैलरी. सपोज एक्स अमाउंट हो गया. ऐसे ही होम लोन के लिए प्रिंसिपल 80C में आपको रिडक्शन मिल जाएगी और इंटरेस्ट ऑन लोन की 24 सेक्शन 24 में मैक्सिमम अप टू 2 लाख तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं. एक सेक्शन और है हाउसिंग लोन से रिलेटेड, सेक्शन 80 EEA, जो कि आता है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में. अगर आपके घर की वैल्यू 45 लाख रुपए से कम है तो आप इस स्कीम में आ सकते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में. इसमें आपको 1.5 लाख की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाएगी ऑफ द इंटरेस्ट पेड ऑन द हाउसिंग लोन. अदर देन आप ऊपर 2 लाख की क्लेम कर रहे हैं, इसके अलावा भी other than this you can claim 1.5 lakh extra deduction. So in the sum total you can claim a total of 3.5 lakh deduction for the interest part that you are paying on your housing loan. If you move forward, what is the next deduction? 80E. अगर आपने लोन लिया हुआ है एजुकेशन हायर स्टडीज के लिए, 12th के बाद की स्टडीज के लिए, चाहे आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, चाहे आप कर रहे हैं, आपके बच्चे कर रहे हैं या आपकी स्पाउस कर रहे हैं, तो आप 8 साल के लिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी अमाउंट होगा, नो लिमिट, जितना भी इंटरेस्ट होगा आप उसके डिडक्शन ले सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्वांटिफाई नहीं करा, जितना भी अमाउंट होगा वाई अमाउंट सपोज तो आप इसके डिडक्शन ले सकते हैं. नेक्स्ट थिंग आ जाती है हमारी सेक्शन 80D, जो कि होता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए. इसके लिए आप 25,000 या फिर सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपीज क्लेम कर सकते हैं ओल्ड टैक्स सिस्टम में. आफ्टर दैट एक सेक्शन आता है 80G, जिसमें आप डोनेशन करते हैं. एलिजिबल डोनेशन अगर आप करते हैं तो आपको 50% और द 100% ऑफ द अमाउंट जो भी आप डोनेट कर रहे हैं दैट इज अलाउड एज डिडक्शन. इसमें भी जितना भी अमाउंट आपका 100% और द 50% जितना भी आपने डोनेशन करा वो अमाउंट हम क्लेम कर सकते हैं. तो इसके लिए हम क्वान्टिफाई नहीं कर रहे, इसको हम ए अमाउंट ले लेते हैं. नेक्स्ट थिंग जो हम ओल्ड टैक्स सिस्टम में क्लेम करते हैं दैट इज सेक्शन 80TTA एंड 80TTB, जो कि हमारा होता है इंटरेस्ट का. सेक्शन 80TTA जो होता है ये होता है नॉर्मल सिटीजन के लिए और TTB होता है सीनियर सिटीजन के लिए. TTA में ओनली इट कवर सेविंग का इंटरेस्ट और 80TTB जो सीनियर सिटीजन के लिए होता है इसमें आपका FD इंटरेस्ट भी होता है और आपका सेविंग इंटरेस्ट जो भी बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से या और जगहों से आपके इंटरेस्ट आ रहे हैं दैट आर कवर्ड और उसी की सीनियर सिटीजन को डिडक्शन मिल जाएगी. सीनियर सिटीजन के लिए FD इंटरेस्ट हो गया, RD इंटरेस्ट हो गया, सेविंग इंटरेस्ट हो गया.
इन सब का इंटरेस्ट विल गेट डिडक्शन अप टू 50,000। और जो अवेलेबल डिडक्शंस हैं ये सारे आपको नाम लिखे हुए हैं, ये सारे डिडक्शंस भी आपको ओल्ड स्कीम में मिल जाती हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, इफ़ यू आर हैविंग हाई वैल्यू ऑफ डिडक्शंस सो यू शुड गो फॉर ओल्ड स्कीम। अब बात करते हैं अपने 9th आइटम और सबसे इंपॉर्टेंट आइटम, दैट इज सेक्शन 80C। जी हाँ, 80C की डिडक्शन में क्या क्या आता है, तो इसको ब्रॉडली वी कैन कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट थिंग, जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट यू डोंट नीड एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, या तो वो आपके ऑलरेडी सैलरी में आपकी वो कट चुकी है, आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी, या फिर वो खर्चा हम नेचुरल नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में हम करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज ईपीएफ। इसमें जो अमाउंट होता है वो हमारा एम्प्लॉयर ऑलरेडी डिडक्ट कर लेता है और डिपॉजिट कर देता है गवर्नमेंट को, तो इस केस में वी डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट। इसमें हमारे को अच्छी रिटर्न मिल जाती है 8-9% की, और जो रिटर्न मिलती है दैट आर ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। बट जो उसकी लिमिटेशन है वो ये है कि दैट ये रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, ये रिटायरमेंट के लिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज होम लोन, जैसे मैं आपकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका होम लोन के बारे में, दैट इट इज इंक्लूडेबल। इसका जो प्रिंसिपल है होम लोन का प्रिंसिपल, दैट इज इंक्लूडेबल इन सेक्शन 80C's ओवरऑल लिमिट ऑफ 1.5 lakhs। अदर थिंग इज, थर्ड थिंग जो हम देख सकते हैं इस कैटेगरी में, दैट इज ट्यूशन फी, या स्कूल कॉलेज की आप ट्यूशन फीस वगैरह दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, नॉर्मल आपके रूटीन में ही खर्चे हो जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम बात करें इसमें 80C की, दैट इज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, दैट वी नीड टू थिंक where should we invest. The first thing is insurance policy. There are two types, term insurance and कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। बट इसमें जो कम इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती हैं उसमें रिटर्न काफ़ी कम होती है, अप टू 5 to 6% रिटर्न मैक्सिमम होती हैं। तो इट्स बेटर अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो केवल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें बहुत अच्छी आपको हाई रिटर्न्स मिल जाती है, थोड़ी नई प्रकार की स्कीम है, इन विच द मनी इज फर्दर इन्वेस्टेड इनटू द स्टॉक मार्केट, दैट इज व्हाई इट यील्ड अ हायर प्रॉफिट, अ हायर रिटर्न्स फॉर यू। एज वी हैव सीन अर्लियर, एनपीएस में जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसकी डिडक्शन 1.5 लाख तक मिल जाती है, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन द लिमिट ऑफ 80C। आफ्टर दैट सेकंड इज स्पेशल पॉइंट, दैट एडिशनल डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000 इज ऑल्सो अलाउड, अदर देन आपकी जो 1.5 लाख है, इसके अलावा भी आपको एडिशनल 50,000 डिडक्शन इज ऑल्सो अलाउड। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट आता है, बहुत स्पेशल पॉइंट है, 80CCD सबसेक्शन 2। यही वो पॉइंट है जो हमारे न्यू टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर में अलाउड है, दैट इज एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अप टू, इसकी एक मैक्सिमम लिमिट लगाई हुई है सरकार ने कि दैट इज अप टू द 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो जो भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करेंगे दैट वुड बी अलाउड। ऐसे ही डिडक्शन आपको 80CCD की जो 1.5 है ये मिल जाएगी, और आपकी एडिशनल डिडक्शन 150,000 की भी मिल जाएगी। Next important thing that we are going to see is ELSS scheme, Equity Linked Savings Scheme. In this, the money is invested into the stock market in form of mutual funds. इसमें जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो टैक्स सेविंग वाले होते हैं, दैट मीन्स दे हैव अ लॉक इन ऑफ 3 years, आप 3 साल तक उसका पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। बेस्ट स्कीम इसीलिए है क्योंकि इसका लॉक इन और सब स्कीमों के मुकाबले सबसे कम है 3 years का। नहीं तो अदर स्कीम्स में, इफ यू गो फॉर द अदर स्कीम्स, दे आर हैविंग 5 years, 8 years एंड मच मोर लॉक इन पीरियड। सो अगर आपको बेस्ट स्कीम चाहिए तो आप ELSS में कर दीजिए। इसकी रिटर्न की जहाँ तक बात करें तो रिटर्न्स आर, अभी आपने सुना होगा कि ELSS की जो रिटर्न्स है वो भी टैक्सेबल है, बट दे आर टैक्सेबल, द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आर टैक्सेबल अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है। अगर 1 लाख से कम है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर, द रिटर्न्स आर नॉट टैक्सेबल। और ELSS में जैसे कि हम सब जानते हैं काफ़ी हाई लेवल की रिटर्न हमारे को मिलती है मार्केट में लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल इज 5 years टैक्स सेवर FD अगर हम करवा दें तो इसमें जैसे कि 5 year है तो 5 year का लॉक इन है, एंड द रिटर्न्स जो आपको मिलेगी, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, दैट इज टैक्सेबल। नेक्स्ट स्कीम दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर इज सुकन्या समृद्धि स्कीम। इसमें की एक फिक्स इनकम स्कीम होती है इन विच द मनी इज लॉक्ड इन until the daughter attains the age of 21 years. इसमें आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपकी बेटी 21 साल की ना हो जाए। आपको अच्छी रिटर्न मिलती है 8 से 9% की, बट ओनली ड्रॉबैक इज लॉक इन पीरियड। नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल टू यू इज ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। अगर कुछ ऑप्शन ऐसा होता है कि आपको ईपीएफ में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, या फिर आप चाहते हैं कि आप पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करें, तो इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू गेट अ हाई रिटर्न, 10 to 15% की रिटर्न मिल जाएगी, बट द ओनली लिमिटेशन इज द लॉक इन पीरियड ऑफ 15 years। इसके भी जो रिटर्न्स होते हैं दैट आर नॉट टैक्सेबल, सो यू कैन इन्वेस्ट एंड सेव योर मनी इन बीपीएफ। आफ्टर दैट अलग छोटी छोटी स्कीम्स होती है, जैसे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट हो गया या सीनियर सिटीजन स्कीम हो गई, जो टैक्स सेविंग स्कीम होती है। इस प्रकार की स्कीमों में भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, और जो रिटर्न्स मिलते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। एज आई प्रॉमिस्ड यू अर्लियर दैट
I'll show you a case where the income of 30 lakhs will be deducted and invested in such a way that it will be non-taxable. So let's see this case where, for example, our income consists of salary, house property, and other sources, which are amount to 550, 5 lakh, and 250 respectively, amounting to rupees 30 lakhs. So from income under head salary. So income under head salary, for example, if we have the gross salary of 550, we have the standard deduction. Now the point to consider is ये 50,000 रुपए आप ऊपर अगर देखेंगे तो मैंने पिंक कलर से ये मार्क करे हुए थे. These were the points जो हमारे को डिडक्शन अवेलेबल थी. 50,000 वाली ये हो सकती है, इंटरेस्ट की हो सकती है, यही मैंने इन सबको सम टोटल करके यहाँ आपको मेंशन करा है. दैट डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 की आपको अवेलेबल हो जाएगी. एचआरए की डिडक्शन जो मैंने आपको कहा था, लेट इट बी एक्स अकॉर्डिंग टू योर सैलरी, कुछ भी अमाउंट जो होगा वो आपको यहाँ पे माइनस हो जाएगा. आफ्टर दैट आपका ये सैलरी का अमाउंट हो जाएगा जो कि टैक्सेबल होगा. आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट हेड, हाउस प्रॉपर्टी की. फॉर एग्जांपल आपकी रेंटल इनकम है 5 लाख रुपीज. व्हाट यू गेट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30%. 30% की इसका 1.5 लाख रिडक्शन आपको नेचुरली मिल जाएगी. आफ्टर दैट इंटरेस्ट पार्ट की अगर बात करें, उसमें लोन की चाहे आपका लेट आउट हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, आपको 2 लाख तक की फाइनेंशियल एम रिडक्शन अवेलेबल हो पाएगी. दैट मीन्स 2 लाख तक आप अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं एंड योर नेट टैक्सेबल इनकम विल बी 1.5 lakhs. After that हम other sources consider करते हैं, which will comprise of interest and other income amounting to rupees 2.5 lakhs. So the gross total income that comes to 9 lakhs rupees. Now, if we talk about the deductions, what are the deductions available for? In this case, the first case would be of normal and second case would be of senior citizen. So in these cases, suppose I've written this, so the first case would be of normal case and second case would be of senior citizen case. So let's see the amount of the quantum of deduction that is available. So first deduction is 80C, 1.5 लाख रुपए तक की हम डिडक्शन, हमने ऊपर देखा कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पैसा बचा सकते हैं, ऐसा करके हम 1.5 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं. सेकंड चीज इज 80 CCD IB, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा 50,000 की हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. नेशनल पेंशन एक्स्ट्रा 50,000 की हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करके. आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि 80 CCD 2, if your employer is contributing towards the NPS, then you can get an extra deduction other than 80C's 1.5 lakh amounting to rupees जितना भी इन्वेस्ट करा अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस द ईयर. सो ये भी अमाउंट हम जितना भी होगा, सपोज बी वैल्यू होगी, ये हम कंसिडर कर लेंगे. आफ्टर दैट 80D नॉर्मल केस के लिए 25,000 की मैक्सिमम रिडक्शन और सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम 50,000 तक रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80D में. आफ्टर दैट अगर आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के आपको खर्चे में स्पेसिफाइड डिजीज होते हैं सेक्शन 80DDB में, सो यू कैन क्लेम नॉर्मल केस में 40,000 एंड सीनियर सिटीजन के केस में टू 1 लाख रुपीज आप क्लेम कर सकते हैं. आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था सेक्शन 80EEA, जिसमें आपको अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन मिल जाएगी अदर देन जो ऊपर हमने डिस्कस किया 2 lakhs. तो 1.5 लाख की डिडक्शन यहाँ भी मिल जाएगी. नेक्स्ट थिंग इज 80G, विच इज द अमाउंट ऑफ जो डोनेशन हमने करी है 100% और 50%, जैसे भी हमारा अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी अमाउंट होगा, ये हम क्लेम कर सकते हैं. आफ्टर दैट 80 TTA एंड TTB. TTA होता है नॉर्मल के लिए और TTB होता है सीनियर सिटीजन के लिए. नॉर्मल के लिए 10,000 सेविंग का ब्याज आपका माफ हो जाएगा और सीनियर सिटीजन के लिए चाहे FD का ब्याज हो या वो सेविंग का ब्याज हो, RD का ब्याज हो, सब ब्याज उसमें आपको रिडक्शन मिल जाएगी. तो ये तो डिडक्शन है जो क्वान्टिफाइबल है, दैट इज 4,25,000 नॉर्मल के लिए, 5,50,000 सीनियर के लिए. इसके अलावा जो जैसे मैंने क्वांटिफाई नहीं करी, सपोज ये वाला अमाउंट हो गया, 80 CCD 2 हो गया, HRA हो गया, कई सारी चीजें हो गई, तो इसके साथ साथ आपका कुछ अमाउंट और भी है जो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. So if we take this calculation, our net taxable income would be 4,75,000 and 3,50,000 only, which come under the taxable limit. आपको 4,75,000 में जितना टैक्स बनेगा उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी. Your ultimate liability would be 0. So इस केस में हमने देखा कि अगर हमारी इनकम 13 लाख या उससे भी ज़्यादा है, 15 लाख के आसपास भी है, तभी हमें रिडक्शन लेके अपनी टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर सकते हैं ऐसे इन्वेस्ट करके. सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको एक जगह पे सारी चीज़ें डिडक्शंस पता चली होंगी कि कैसे कैसे इन्वेस्ट करें कि आप अपनी लायबिलिटी को कम कर पाएँ. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, give a thumbs up. If you want to see more of the similar video, you can see the link in the description. यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करी हैं और भी वीडियोस
सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सपोर्ट करिए। अगर कोई आपके पास आइडिया हो तो वो भी हमारे को बताएं कमेंट में। अगर आप चाहते हैं हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमारे को कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज उदय मिश्रा, थैंक यू सो मच, बाय।